पूरा हिंदू समाज था, उसमें कहा जाता था कि समुद्र जो है पार करना ये धर्म विरोध है, धर्म विरुद्ध है। तो उस समय महालनोबिस भी वहाँ पे थे, मौजूद थे। कैम्ब्रिज में वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उनसे हार्डी ने पूछा कि तुम कैसे आए, क्या तुम्हारा विरोध नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस धर्म में शुद्धि के भी उपाय हैं, तो वापस जाएं तो शुद्धि करवा लें, अभी तो आए। तो बहुत मेहनत के बाद हार्डी ने बड़ा मेहनत से इन्हें बुलाया और द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के और ट्रिनिटी कॉलेज के भी ये सदस्य रहे। मैं चाहूँगा कि जो विरासत है, जो ये प्रेरणा मिली, क्योंकि रामानुज को भी सपने आते थे और ये बड़ा आश्चर्य की बात है, वो बहुत आध्यात्मिक आदमी थे। हार्डी जो थे बड़ा नास्तिक थे, लेकिन जो रामानुज थे बहुत आस्तिक थे और उन कहते थे कि जो वहाँ की जो उनकी कुल देवी हैं सपने में आती हैं और जो फार्मूले हैं वो उन्हें बता के जाती हैं। हार्डी से पूछा गया कि आप एक आस्तिक इस तरीके से आप सोच रखने वाले के साथ काम कैसे करते हैं? कई लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये इसकी मान्यता है और इस प्रतिभा को इस तरीके से आगे आने देना चाहिए, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, ये जैसे भी लिखना चाहे, मुझे फार्मूले से मतलब है। खैर, इस किताब के बारे में जो कितनी सुंदर बात है, कभी अपनी कलम चलाई होगी रामानुज ने, वो सारे अभिलेख यहाँ मौजूद हैं, उनके हाथों से लिखे गए। और ये इस किताब की सफलता भी है, ये प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ ये मौजूद है, सिर्फ कहानियाँ नहीं है। तो इस किताब के बारे में मैं चाहूँगा कि इसके ऑथर और हमारे महानिर्देशक सर आदरणीय अरुण सिंघल सर आए और इस किताब के बारे में बताएं। धन्यवाद दीपक, इतने सुंदर हिंदी में संचालन दीपक कर रहे हैं और देवेंद्र इतनी अच्छी हिंदी में बोले, मैं सोच रहा हूँ मैं भी हिंदी में ही बोलूँ। स्पीकर हिंदी। मेरे कोलीग्स नेहा जी, फरीद साहब, सह ऑथर देवेंद्र शर्मा जी, दीपक, अदिति जी, प्रोफेसर सुकुमारन, यहाँ पर उपलब्ध मौजूद सभी डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियंस, कोलीग्स, फ्रेंड्स। रामानुजन, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ख्याल से दुनिया ने जितने गणितज्ञ देखे हैं उनमें ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में रामानुजन का नाम आता है और हम लोग भी सामान्य तौर पर उनके बारे में जानते थे। मैं यहाँ ये क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे अभी देवेंद्र कह रहे थे कि उनका मैथमेटिक्स में हाथ तंग था, मेरा हाथ हिस्ट्री में बहुत तंग था। मुझे हिस्ट्री आती नहीं थी, ना भी आती है। और मैथमेटिक्स में भी ये दावा करना बड़ा मुश्किल है कि इनफाइनाइट सीरीज वगैरह जिन पे काम करते थे रामानुजन, हम लोग उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सामान्य गणित आती थी। बट ये एक ऐसा सवाल है जो जब इन पर रिसर्च करी हम लोगों ने तो मालूम चला, मैं पैनल डिस्कशन में पूछूंगा अपने कोलीग से जो मैथमेटिशियंस हैं। हमें लगता है कि मैथमेटिक्स समझी जा सकती है, उसमें रखने की कोई चीज़ नहीं होती, और आपने मैथमेटिक्स समझ ली तो ज़िंदगी भर याद रहेगी। ऐसा नहीं कि आज हमसे कहा जाए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि मैथमेटिक्स इंट्यूटिवली हो सकती है। ये तो कोई दूसरा ही लेवल है जीनियस का, जब आदमी को मैथमेटिक्स जो है सपनों में आने लगे, इंट्यूटिवली मैथमेटिक्स के थ्योरम निकलने लगे, ये तो दूसरा ही कोई लेवल, हमारी कल्पना के परे, हम लोग कहीं उसके आसपास ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इतना बड़ा जीनियस हो कि उसको मैथमेटिक्स इंट्यूटिवली आने लगे, दिमाग में एकदम से कोई फॉर्मूला आ जाता, दिमाग में एकदम से कोई थ्योरम आ जाता? ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसा होता था रामानुजन के साथ, ऐसा मुझे लगता है जो हम लोगों ने अभी देख पाए। बट रामानुजन की जो कहानी है आगे सदियों तक इंस्पायर करेगी यंग मैथमेटिशियंस को, यंग अचीवर्स को। और मुझे लगता है कि कई तरह से जो एक जीनियस का ट्रायम्फ होता है एडवर्सिटी के ऊपर, वो दिखाई देता है रामानुजन की कहानी में। इट्स द ट्रायम्फ ऑफ जीनियस ओवर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, छोटे से शहर में रहते थे कुंभकोणम में बचपन में, कोई बहुत अच्छी पढ़ाई की फैसिलिटीज़ नहीं थी, किसी मैथमेटिशियन से इंटरेक्ट करने का तो कोई अवसर था ही नहीं। ऐसे छोटे से कुंभकोणम के स्कूल में पढ़ रहे थे और घर की बहुत फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी रामानुजन की। उनकी मदर जो है मंदिर में गाना गाती थी और मदर की इनकम भी घर की इनकम में जुड़ती थी, तब भी दिक्कत बहुत रहती थी, फाइनेंशियल बहुत हार्डशिप थी। ऐसे माहौल में जब वो स्कूल में जाके पढ़ना शुरू किया उन्होंने, तो उनके मैथमेटिकल एबिलिटी को स्कूल के सारे टीचर्स अप्रिशिएट उस समय भी करते थे, लेकिन मैथमेटिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में उनकी रुचि थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी। केवल मैथमेटिक्स पे सोल
1904 में वो इंग्लिश कंपोजिशन में फेल हो गए और उनकी स्कॉलरशिप मिल रही थी, वो बंद हो गई। उसके कारण जो है हार्डशिप और बढ़ गई, क्योंकि स्कॉलरशिप बंद हो गई। बड़ी परेशानी की हालत में आ गए फाइनेंशियली, और परेशानी की हालत में 1905 में घर छोड़ के भाग गए रामानुजन। ही हैड टू रन अवे फ्रॉम हिज होम बिकॉज घर में पैसे थे नहीं और क्या करते। तो घूम के 1 साल तक भटकते रहे इधर उधर। उसके बाद 1906 में उन्होंने अपनी स्टडीज़ रिज्यूम करी, और जब रिज्यूम करी तो जो फर्स्ट आर्ट्स का एग्ज़ाम होता है, FA जो एग्ज़ाम होता था उस समय, तो 1906 में उसमें फेल हो गए, 1907 में भी उसमें फेल हो गए। बिकॉज परेशानी यही थी कि सारा ध्यान मैथमेटिक्स पर ही था और कोई चीज़ पे कोई ध्यान नहीं था। तो कैसा लगता है सुनने में कि रामानुजन फेल हो गए, लेकिन हुए थे, ये हकीकत है। तो फिर फाइनेंशियल नीड और भी बहुत ज़्यादा एक्यूट हो गई। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने मैथमेटिक्स परस्यू करने का सपना छोड़ ही दिया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, छोटे मोटे काम नौकरी ढूंढने लगे। उसी बीच में बीमारी हो गई, हाइड्रोसील हो गया, उसका ऑपरेशन होना था, घर में पैसे नहीं थे कि सर्जरी हो पाए। तो रामानुजन इसलिए सर्वाइव किए कि उनकी सर्जरी एक डॉक्टर ने फ्री ऑफ कॉस्ट करने को वॉलंटियर किया, तो सर्जरी हो पाई, वरना घर में सर्जरी कराने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन इस सब के बावजूद 1910 की एक घटना है जब उनकी सर्जरी हुई थी। 1887 में पैदा हुए थे, 1910 में 23 साल के थे। 23 साल की उम्र तक 2 डायरीज अपनी ऑलरेडी लिख चुके थे। कितनी प्रोडक्टिविटी है कि 23 ईयर्स की एज में 2 डायरीज ऑलरेडी वो लिख चुके थे अपनी। उसके बाद भी खैर थोड़ा किस्मत ने करवट ली, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज राइज हुई। वो मद्रास यूनिवर्सिटी के संपर्क में आए, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पे नौकरी करी, फिर वो कैम्ब्रिज पहुंच गए। कैम्ब्रिज पहुंच के भी वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसमें पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल बदल गया, बहुत कम रिसर्चर्स रह गए, इनकी तबीयत खराब रहने लगी, अपनी फैमिली से कट ऑफ हो गए, धीमे धीमे चिट्ठियाँ लिखनी बंद कर दी। ये जिक्र आता है कि 1917 तक एक भी चिट्ठी लिखनी बंद कर दी थी उन्होंने। वो टोटली कट ऑफ, अनवेल थे, परेशान थे, और सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। 2017 के एंड में ट्रेन के सामने जाके सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया रामानुजन ने। बच गए फॉर्चुनेटली, और ये भी अच्छी बात है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने उनको छोड़ दिया, जाने दिया, क्योंकि उनका करियर बर्बाद नहीं करना चाहते थे स्कॉटलैंड यार्ड, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ही वॉज ड्रिवन टू द एक्सटेंट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, अटेम्प्टिंग सुसाइड। इतनी सारी चीज़ें हुई, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे पता लगता है कि कितनी एडवर्स कंडीशन में काम कर रहे थे। इन सब का जिक्र बुक में आता है। लेकिन इसके साथ ही ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतनी एडवर्सिटी के बावजूद कैसे समूचा विश्व, सब लोग एक साथ इकट्ठे होके आए मदद करने को। ये कहा जाता है कि जीनियसेस आर नॉट बॉर्न, दे आर ग्रूम्ड एंड नर्चर्ड। तो रामानुजन के जीनियस को ग्रूम और नर्चर करने के लिए कैसे सारी दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट हो, चाहे मद्रास यूनिवर्सिटी हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, ट्रिनिटी कॉलेज हो, सबके सब आए। और ये बड़ा सुखद आश्चर्य है कि रूल्स, नियम कानून जिनसे हम लोग आजकल इतने परेशान रहते हैं, एक अच्छे कॉज के लिए नियम कानून सारे रिलैक्स किए गए, दुनिया भर में रिलैक्स किए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इतना अच्छा काम कर पाए रामानुजन। जब 1906 में दोबारा पढ़ाई शुरू कर रहे थे तो पचैप्पा कॉलेज मद्रास में, हालांकि इनके पास डिग्री वगैरह कुछ नहीं थी, इनका इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी को एक्नॉलेज करके उनको एक स्कॉलरशिप ग्रांट करी पचैप्पा कॉलेज में। वो एक एक्सेप्शन टाइप की चीज़ थी, बिकॉज नॉर्मली इसका माहौल नहीं बनता। 1910 में बहुत परेशान थे, तो दीवान बहादुर आर रामचंद्र राव थे, वो नेल्लोर के कलेक्टर थे और इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। उनके पास मिलने गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें हर महीने मनी ऑर्डर दिया करूंगा ताकि तुम्हारे खर्चे निकल सके, तुम मैथमेटिक्स को परस्यू करो। तो अच्छे लोग जो है उनकी सहायता के लिए अच्छे लोग आए, ये उनको मनी ऑर्डर आने शुरू हुए। 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में चीफ अकाउंटेंट थे नारायण अय्यर, और रामानुजन के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, लेकिन शादी हो गई थी 1909 में, और बहुत ज़रूरत थी, पैसे की हार्डशिप थी। तो नारायण अय्यर ने रिकमेंड किया, सर फ्रांसिस स्प्रिंग चेयरमैन थे पोर्ट ट्रस्ट के, कि बहुत अच्छे मैथमेटिकल एबिलिटी वाला लड़का है, इसको हम लोग अपॉइंट कर लें।
तो वो उनकी एप्लीकेशन रामानुजन की हम लोग की किताब में हम लोगों ने शामिल करी है। और सर फ्रांसिस स्प्रिंग ने विदाउट एनी फॉर्मल डिग्री एज अ क्लर्क अपॉइंट करने का कोई नॉर्मली कायदा नहीं था, लेकिन अपॉइंट किया। क्लर्कशिप थी इनको, मेरे ख्याल से ₹37.5 महीना उस समय मिलता था क्लर्कशिप में। वो रामानुजन को मिलना शुरू हुआ, उन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया। लेकिन सर फ्रांसिस स्प्रिंग ने पूरी ज़िंदगी रामानुजन के करियर में इंटरेस्ट लिया और हमेशा हेल्प किया आगे जाके। 1913 में प्रोफेसर हार्डी के पास जब रामानुजन ने लेटर लिखा, 120 थ्योरम उस लेटर में लिख के भेजे, तो उन्होंने लिटिलवुड को दिखाया। इन दोनों ने देख के समझा कि हाँ, रामानुजन में बड़ा पोटेंशियल है। और उसके बाद से उन लोगों ने प्रयास शुरू किए धीमे धीमे कि रामानुजन के टैलेंट को कैसे तराशा जाए, इनको कैम्ब्रिज में लाया जाए। इस तरह के प्रयास इन लोगों ने शुरू किए। गिलबर्ट वॉकर ने लिखा मद्रास यूनिवर्सिटी को, वो लेक्चरर थे ट्रिनिटी कॉलेज में और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे शिमला में। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को लिखा कि आप इनको अपॉइंट करिए और सपोर्ट करिए, मैथमेटिशियन हैं बहुत अच्छे। इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के सामने गई मद्रास यूनिवर्सिटी की कि स्कॉलरशिप दी जाए इनको। लेकिन स्कॉलरशिप देने के लिए, रिसर्च ग्रांट्स देने के लिए मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट थी और इनके पास कोई फॉर्मल डिग्री थी ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद वाइस चांसलर ने खुद इनका केस आर्ग्यू किया, PR सुंदरमैयर ने, और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है उसमें रिसर्च को प्रमोट करना है और इसमें कोई शक नहीं है कि रामानुजन बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। हम चांसलर के पास एक्सेप्शन करने के लिए प्रस्ताव देंगे, और प्रस्ताव गया, एक्सेप्शन हुआ, ही वॉज अपॉइंटेड। जनवरी 14 में नेविल आए इंडिया में। उनको हार्डी ने सीक्रेटली काम दिया था कि आप जाके रामानुजन को कन्विंस करिए कि वो आ जाए। रामानुजन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, जैसा जिक्र हुआ कि टैबू माना जाता था कि 7 समुद्र पार करके जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे लोग। तो उनका आने में दिक्कत थी, समस्या थी, और नेविल को भेजा गया कि आप जाके मनाइए रामानुजन को। बट उस समय हम लोग डिवाइन इंटरवेंशन भी देखते हैं कि देवी माँ सपने में आई, इस तरह का जिक्र आता है और ये कहा कि जाना चाहिए। तो इवन अ डिवाइन इंटरवेंशन टुक प्लेस। अल्टीमेटली रामानुजन मान गए और गए वो वहाँ पर। उस समय गवर्नर थे मद्रास के लॉर्ड पेंटलैंड। लॉर्ड पेंटलैंड ने इंटरवीन किया। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से कहा कि आप इनको पैसे दीजिए जाने के लिए। 250 पाउंड्स पर ईयर देने की बात हुई। अल्टीमेटली मद्रास यूनिवर्सिटी ने 10,000 रुपये दिए उस समय, ताकि रामानुजन जा सकें। पहुंच गए कैम्ब्रिज में, स्टूडेंट नहीं थे, बिल्कुल फ्री थे मैथमेटिक्स को परस्यू करने के लिए। हार्डी ने उनको मेंटर किया, उनको सपोर्ट किया, उनके रिजल्ट्स को क्लियर इंग्लिश में एक्सप्रेस किया, उनके नोटेशन को स्टैंडर्डाइज करके रखा। तो तराशने में, मेंटर करने में हार्डी का बहुत बड़ा रोल रहा। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्ट और उनका कॉन्स्टेंटली उनका कॉज चैम्पियन करते रहे। लेकिन रामानुजन के मन में आया कि मुझे फॉर्मल डिग्री मिलनी चाहिए, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। अगेन रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हो या सर्टिफिकेट आपके पास हो, तभी फॉर्मल डिग्री के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। बट अगेन वी फाइंड कि सारी रिक्वायरमेंट्स वेव करी यूनिवर्सिटी ने। इनके जो पेपर्स पब्लिश हुए थे, उन पेपर्स को बेस बना के बाय रिसर्च BA की डिग्री अवार्ड करी कैम्ब्रिज में। दिसंबर 1917 में लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में इलेक्ट हुए। अक्टूबर उसी साल जो है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बने। 30 साल की उम्र में पहली बार कोई आदमी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बना था, अनप्रेसिडेंटेड था। प्रोफेसर नील बोर जो नोबेल लॉरेट थे फिजिक्स के थे, ही वॉज द ओनली अदर पर्सन जिनको 30 साल की एज में मिला। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बने, फिर अगले साल फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज बने, जहाँ पहले एक बार रिजेक्ट हो चुके थे। वहाँ से उनको 250 पाउंड्स पर ईयर की स्कॉलरशिप फॉर 6 ईयर्स मिली, जिसमें काम कुछ नहीं था, उनको मैथमेटिक्स पर रिसर्च करनी थी। फिर मद्रास यूनिवर्सिटी ने भी उनको 250 पाउंड्स की एक और स्कॉलरशिप सैंक्शन कर दी। तो कुल मिला के ये है कि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे जीनियस को सपोर्ट करने के लिए, ग्रूम करने के लिए, नर्चर करने के लिए सारी दुनिया इकट्ठी हुई, सब लोगों ने मेहनत करी और उसके कितने अच्छे नतीजे हम लोगों के सामने आए। तो
कहीं जीनियस अगर है तो उसको दबाया नहीं जा सकता, वो लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण जो है वो अनप्रोडक्टिव हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। रामानुजन की कहानी सभी के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है, और हम लोग को खुशी है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनके बेसिस पे हमने फैक्चुअली उनकी कहानी को प्रेजेंट किया है, इस उम्मीद में किया है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इंस्पायर होंगी। भारत का समय आ रहा है, दुनिया में बहुत सारे और जीनियस पैदा होंगे ऐसा हम लोग आशा करते हैं, और वो सभी इनकी कहानी से इंस्पायर होंगे। 32 साल रहे रामानुजन, उसके बाद चले गए। अगर और रहे होते पता नहीं कितना काम हो सकता, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती। तो वी होप कि हमारी किताब से यंगस्टर्स इंस्पायर होंगे अपने सपनों को परस्यू करने के लिए, अपने जीनियस को परस्यू करने के लिए। जीनियस किसी भी फील्ड में हो सकता है आदमी का, मैथमेटिक्स में हो, आर्ट्स में हो, पेंटिंग में हो, डांसिंग में, किसी भी चीज़ में जीनियस हो सकता है। और जीनियस को परस्यू करना इज़ अ टैलेंट जो सब लोगों को करना चाहिए। जैसे रामानुजन का था कि मैथमेटिक्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल होने की नौबत रहती थी, क्योंकि मैथमेटिक्स परस्यू करते थे। तो अपने जीनियस को परस्यू करना ज़रूरी है। यही संदेश अगर लोग ले पाएँ इस किताब से तो विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच।